हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 12 जुलाई। ओके। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण खबर जो हमारे एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लंबित मांगों को लेकर किसान फिर से शुरुआत करें। कुल मिलाकर जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो अभी किसान मतलब संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, जो टीम है, जो गठन है, किसानों का एक संगठन है, एसकेएम, ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा, इन्होंने कहा है कि हम सरकार से अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन करेंगे। एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज को लिख सकते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है किसान से जुड़ा हुआ कि क्या चैलेंजेस है, तो एमएसपी भी चैलेंजेस है किसानों के सामने, कर्ज माफी भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ठीक है। ये तो हो गया। एमएसपी क्या है आपको यहाँ पे बता दें। एमएसपी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एमएसपी जो है यहाँ पे 23 फसलों का यहाँ पे क्या करती है, एमएसपी डिसाइड होता है, ठीक है। एक खरीफ फसल और एक आपका रबी फसल, ये हो गया। साथ देख लीजिए, सीएससीपी करके एक संस्था है जो 1965 में बनी थी। वो क्या करती है, सिफारिश करती है कि हाँ, गेहूं का दाम इतना होना चाहिए, हम इतना पे खरीदेंगे किसानों से। ये होता है एमएसपी। एमएसपी बताता है वो क्या होता है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये जो है ना, ये फाइनल करती है कि हाँ, 10 रुपये एमएसपी तो 10 रुपया एमएसपी होगा, ठीक है। चलिए एमएसपी के बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जो लोग नए व्यूअर होते हैं उनको समझने में दिक्कत ना हो। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी एक आश्वासन है सरकार के द्वारा किसानों को कि अगर आपका फसल पैदावार अगर अधिक उत्पादन हो जाता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, उसका दाम मार्केट में गिरने नहीं देंगे। हम एक एक जो है मिनिमम रेट आपको बता देते हैं कि इस रेट में हम खरीद लेंगे आपको। चाहे प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा तो घबराएंगे आप नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ आश्वासन है, अभी ये कानूनी नहीं हुआ है। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है ना, वो बोल रहा है कि कानूनी दर्जा के लिए हम इसको फिर से आंदोलन करेंगे, ठीक है। फिर एक ये हो गया एमएसपी देख लिए, संयुक्त किसान मोर्चा भी आप देख लिए। एक और देख लीजिए, डब्ल्यूटीओ को लेकर। देखिए, डब्ल्यूटीओ को लेकर सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ को पहले गैट के नाम से जाना जाता था। डब्ल्यूटीओ 1995 में बना, इसमें मेंबर कितने हैं, ठीक है। ये सब तो ठीक है, बेसिक चीज आपको पता ही होगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ और कृषि से जुड़ा हुआ जो विवाद है, देखिए डब्ल्यूटीओ वाला बोलता है ना भारत को कि आप लोग इतना किसानों को सब्सिडी देते हैं एमएसपी के रूप में, फिर आप फर्टिलाइजर में आप देते हैं इतना सारा, ये जो आप देते हो, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना एग्रीकल्चर का, उसको इफेक्ट करता है, जो सही नहीं है। तो भारत बोलता है कि देखिए ऐसा है, हमारे देश में पॉपुलेशन अधिक है और हमारा सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। तो हम जो एमएसपी जो डिसाइड करते हैं ना, तो किसानों के लिए नहीं, किसानों को जबरदस्ती सब्सिडी नहीं दे रहे हम, बल्कि अपने फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हमारे देश में पूरे देश का मतलब पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। 18% पॉपुलेशन भारत में है, 140 करोड़ का। तो उसका फूड सिक्योरिटी का डिसीजन कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी तो हम ना लेंगे। इसलिए फूड सिक्योरिटी को लेकर हम एमएसपी देते हैं। क्लियर है? ये हो गया। चलिए आगे हम लोग विवाद वाला देखेंगे, मेंस वगैरह में हम लोग देखेंगे इसको, लेकिन समय बहुत कम है, फटाफट चीज को कवर कर लेते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है। ये अवैध ऑनलाइन जो सट्टेबाजी हो रहा है ना, आपने न्यूज में देखा होगा, मैंने कई बार भी जिक्र किया था महादेव ऐप का, ठीक है। महादेव ऐप का वो क्या करती है, सट्टेबाजी वाला ऐप है, ठीक है। वो अवैध तरीके से उसमें क्या करती है, लोगों को सट्टे लगाने के लिए, पैसा लगाने के लिए वहां पे एक प्लेटफॉर्म देती है। ये सट्टेबाजी आज जुए से हो रहे आतंक का वित्त पोषण। अभी जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी जो घटना देख रहे हैं, तो उसके पीछे यहाँ पे देखा जा रहा है कि इन लोगों को फंडिंग हो कैसे रहा है, आतंकवादी लोगों को पैसा मिल कैसे रहा है। तो बाद में मतलब रिसर्च से पता चल रहा है कि जो जितने भी ऐप है ना, ये सट्टेबाजी वाला जो अवैध तरीके से, वो लोग जो है ना आतंकवाद को वित्त पोषित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है आतंकवाद से निपटने में। तो सरकार इस पे जो है बहुत जल्द इस पे लगाम लगा रही है, ठीक है। ये हो गया। साथ ही आपको ये बता दें कि जो अवैध ऑनलाइन जो सट्टेबाजी होता है ना, उसका सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है, डाटा ही नहीं है कि कितना का इस पर ट्रांजेक्शन होता है, क्या रेवेन्यू होता है, क्या कुछ नहीं पता है। तो इसी से क्या होता है कि फिर आतंकवादियों को जो है यहाँ पे टेरर फंडिंग किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम किया जाता है इससे। तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। ये देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का फादर बोला जाता है, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो जिस तरह हर व्यक्ति यह सिद्धांत दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, ठीक है, उसी प्रकार यह भी मानना होगा कि एक वर्ग दूसरे पर शासन नहीं कर सकता। इनका बहुत अच्छा कोटेशन है। अगर समानता इक्वालिटी को लेकर अगर क्वेश्चन वगैरह आता है ना, तो आप यहाँ से कोटेशन देके आप आंसर को शुरुआत करेंगे, ठीक है।
फिर हम लोग बात करेंगे बेटियों की जगह। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे। अभी आपने एक घटना सुना होगा कि दिल्ली में 2 नवजात बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन जो उसके फादर थे, जो पिता थे, बेटा की चाह में, ठीक है, वो बेटी को क्या कर दिए, दोनों बेटी को मार दिए। ये सही नहीं है। ये मोरल वैल्यू जो है ना, ये सही नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं और वहाँ पे सभ्य समाज लोग बोलते हैं कि बहुत वहाँ पे पलते फूलते हैं, तो आप उस तरह का कृत्य अगर करेंगे, ठीक है, तो समाज में गलत मैसेज जाएगा, जो कि सही नहीं है। आपको बता दें, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्वेश्चन जो है अभी आने वाले एग्जामों में बहुत पूछेगा, मेंस में तो काफ़ी पूछेगा। तो आपको बता दें चैलेंजेस क्या है। पितृसत्ता, देखिए, महिलाओं के सामने एक चुनौती क्या है, पितृसत्ता। इसमें क्या होता है कि जितना भी कंट्रोल होता है ना, वो पुरुषों के हाथ में होता है। क्लियर है? साथ में आपको बता दें, कन्यादान का वर्ड भी आपने सुना होगा, कन्यादान। तो कन्यादान जो शब्द है ना, महिलाओं को वस्तु की तरह देखा जाता है। आपको बता दें, इज्जत के नाम पे भी महिलाओं को जो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट। और पति परमेश्वर, ऐसा कह के जो है महिला जो है, एक महिला को नीच जैसा जो है यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस है। हालांकि इस पे जो है सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। तो सरकार ने इससे निपटने के लिए बहुत सारे जो है स्कीमें लॉन्च की है, जैसे कि आपने देखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। प्रयास में आप यहाँ पे लिख दोगे, मेंस में, मतलब मेंस जब क्वेश्चन लिखेंगे तो प्रयास में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। फिर आप लिखिएगा यहाँ पे विशाखा गाइडलाइन, ठीक है, विशाखा गाइडलाइन लिखिएगा यहाँ पे। फिर आपने 1/3 जो रिजर्वेशन है महिलाओं को दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में, वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे स्टार्टअप होगा, यहाँ पे स्टार्टअप स्टैंड अप योजना, मेक इन इंडिया, ठीक है, सारे जो तमाम स्कीम है यहाँ पे महिलाओं से जुड़ा हुआ, सारे का चर्चा कर दीजिएगा। तो आपको जो है बेहतर आंसर मिलेगा फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। युद्ध के विरुद्ध, कुल मिलाकर जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो 2 देश का दौरा किए हैं, एक रूस का और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, यूरोपीय यूनियन का भाग है, लेकिन नाटो का मेंबर नहीं है। याद रखेंगे ये फैक्ट को, ठीक है। और रसिया के साथ अभी यहाँ पे गए थे बातचीत करने के लिए, जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। तो भारत ने कहा कि देखिए, हम लोग का एक ही मोटिव रहता है, शांति स्थापित करना। हम लोग देश को, ठीक है, विश्व को युद्ध नहीं दिए हैं, बल्कि बुद्ध दिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, आपको आंसर राइटिंग में आपको कोटेशन करने का काम आएगा। कुल मिलाकर जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, तो नाटो भी बहुत बड़ा यहाँ पर मेंबर है। कुल मिलाकर जो युद्ध हो रहा है अभी, अब इजराइल हमास के बीच में युद्ध देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव होता है वैश्विक पर। तो मानवाधिकार का यहाँ पे क्या होता है, मानवाधिकार का यहाँ पर हनन होता है, ठीक है। जान माल का हानि होता है ना। फिर यहाँ पे शांति, जो शांति होता है, वैश्विक शांति, वो क्या होता है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही जो लोकतांत्रिक जो मूल्य है, उसका ह्रास होता है या हानि होता है, लोकतांत्रिक मूल्य। ये चीज़ जो है ना, आपको ध्यान रखना होगा कि जो वैश्विक आप परिदृश्य देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, उससे क्या क्या प्रभाव होता है, नुकसान होता है। तो आपको यही सब चीज़ के बारे में चर्चा करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। देखिए, अभी तेल वगैरह में ना, सरसों का तेल में खास करके बहुत मिलावट हो रहा है, ठीक है, बहुत मिलावट हो रहा। ओरिजिनल जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, और जो मिलावट वाला मस्टर्ड ऑयल होता है, अगर आपको फ़र्क पहचानना है तो याद रखिएगा, मस्टर्ड ऑयल जो ओरिजिनल वाला होता है ना, उसमें स्मेल करेगा, ठीक है, और जो मिलावट वाला होता है ना, उसमें स्मेल नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको चेक करना है कि मिलावट वाला है, तो तेल को लेकर थोड़ा सा तेल लीजिएगा हाथ में, और थोड़ा सा रफ कीजिएगा उसको, ठीक है, हाथ से मलिएगा उसको। तो अगर उसमें कलर आ जाता है ना, तो समझिए मिलावट वाला है। एक ये मेथड हो गया। मान लीजिए तेल को ले लीजिए और उसको फ्रिज में थोड़ा देर के रख दीजिए, ठीक है, मतलब 10-15 मिनट के बाद देखिए, अगर जम जाता है तो समझिए वो मिलावट है, या सफ़ेद रंग का दाग जैसा दिखता है तो समझिए उसमें मिलावट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पे मिलावट जो तेल खाने से क्या क्या जो है यहाँ पे नुकसान होता है। तो एक ड्रॉप्सी क्या है, एक रोग है, ड्रॉप्सी, ठीक है। ड्रॉप्सी एक रोग है, वो हो जाएगा। हार्ट से जुड़ा हुआ बीमारी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी, दिल का दौरा, कैंसर जैसे यहाँ पर तमाम चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक फ्रीजिंग टेस्ट जो है चर्चा में है, फ्रीजिंग टेस्ट। तो फ्रीजिंग टेस्ट जो है तेल का सही है या गलत है, ठीक है, मतलब मिलावट वाला है, उसका जांच करने के लिए आप बैरोमीटर का यूज़ करोगे, फ्रीजिंग टेस्ट करोगे, ठीक है। साथ ही आपको ये बता दें यहाँ पे और भी, तो तेल में क्या क्या मिलावट हो रहा है। तो इसमें पाम ऑयल मिलाया जाता है, मिलावट की अगर बात करें। फिर यहाँ पे अरंडी, ठीक है, ये इसका यूज होता है। साथ में फिर यहाँ पे देखिए एक और है, यहाँ पे मैंने टिक करके रखा हुआ है, क्या क्या इसमें मिला होता है। चलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं। अरंडी का तेल इसमें मिला होता है। साथ ही हाँ, अर्जिमोन तेल, आर्जिमोन तेल, ये सब मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये सही नहीं होता। साथ ही आपको बता दें, मस्टर्ड ऑयल जो है ना,
अब विदेशों में हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा वगैरह प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि तेल में होता है एरोसिक एसिड, जो कि सही नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें यहाँ पे कुछ खास है? बिल्कुल नहीं। तो इससे जो मिलावट होता है, आप देखो त्योहारों में तो और भी मिलावट होने लगता है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि जो सरकारी जो महकमा है, उनको जो है एक्टिव तरीके से काम करना होगा, जागरूकता फैलाना होगा, नकली तेल जो बेचने वालों पे कार्रवाई करना होगा, ठीक है? और समय रहते हुए जो है यहाँ पे आपको क्या करना होगा? जाँच पड़ताल करना होगा, तब जाके मिलावट से हम लोग क्या करेंगे? मुक्ति मिलेगा। देखिए, बिहार जैसे एग्ज़ामों में, बीपीएससी एग्ज़ामों में, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ जो है ना, बहुत बड़ा समस्या है। जैसे अपना ये मान लीजिए बिहार है, माफ़ कीजिए मैप अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो ये बिहार है, तो यहाँ पे बाढ़ आता है उत्तर वाला एरिया में और इधर आता है सूखा। तो इससे निपटने के लिए जो है क्या-क्या प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है? और इंटर राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें बाढ़ से निपटने के लिए क्या करना होगा? जैसे कि यहाँ पे गंडक है, कोसी है ना? घाघरा नदी है, बहुत सारी तमाम नदी है, कमला है, महानंदा है। तो इससे क्या होता है? बाढ़ आ जाता है इसमें। जब पानी फ्लो हो जाता है ना बरसात के दिनों में, तो बाढ़ आ जाता है। तो इससे निपटने के लिए यही करना होगा कि बांधों और जलाशय का निर्माण करना होगा, ठीक है? अ, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे नियंत्रण करने के लिए आपने यहाँ पे बनाया, ऐसे लिखा, फ्लो चार्ट बनाया। यहाँ पे डैम का ज़िक्र कर दीजिएगा, जलाशय का ज़िक्र कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, वृक्षारोपण को। फिर यहाँ पे आप लिखोगे तकनीक का यहाँ पे प्रयोग करना होगा। यहाँ पे बाढ़ प्रतिरोध फसल का यहाँ पे विकास करना होगा, ठीक है? फिर साथ में यहाँ पे किसान को नुकसान होता है ना, तो किसानों को बीमा सुविधा देना होगा, ठीक है? फिर शहरों में इससे निपटने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे जो अनियंत्रित जो विकास है उसको, उस पे लगाम लगाना होगा। अनियंत्रित विकास पे लगाम लगाना होगा। फिर यहाँ पे बेहतर जल निकासी की व्यवस्था करना होगा, जल निकासी पे फ़ोकस करना होगा यहाँ पे। ये सब तमाम प्रयास आपको लिखना होगा। साथ में जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है उसका विकास करना होगा। तो अगर आप ये सब चीज़ लिख दोगे ना आंसर में, तो बहुत अच्छा आंसर कहलाता है वो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। ये हमारे लोकसभा स्पीकर, है ना? और अभी जो है ब्रिक्स का सम्मेलन जो होगा ना इसमें 2024 का, याद रखिएगा। कहाँ पे होगा? ये होगा रशिया में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ रहा है क्वेश्चन। पहले इसमें 5 मेंबर हुआ करता था, और भी मेंबर बढ़ गए। कौन-कौन सा? ईरान बढ़ गया है, इथियोपिया, ठीक है, सऊदी अरब, यूएई, और एक और मेंबर है मिस्र, ठीक है। ये 5 कंट्री नए मेंबर बने हैं इसमें, याद रखेंगे। ये कब बना था? 2009 में बना था, ब्रिक्स बना था ना। और आपको ये बता दें यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है। तो ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है या लक्ष्य क्या है? तो वैश्विक जो शासन व्यवस्था है ना, उसको और अधिक लोकतांत्रिक बनाना है। मेंस में काम आएगा आपको। ब्रिक्स का उद्देश्य पूछेगा कि ब्रिक्स से आप क्या समझते हैं, क्या उद्देश्य है उसका, कौन कौन से नए मेंबर है इसमें। तो ब्रिक्स का जो उद्देश्य है ना, जो भी लोकतांत्रिक जो संस्था है, वैश्विक संस्था है, उसको और अधिक लोकतांत्रिक बनाना, साथ ही विकासशील देशों के हितों के बारे में काम करना या उनके बारे में प्रतिनिधित्व करना। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था जैसे यूएनएससी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सुधार की जो है वकालत करता है। ये इसका लक्ष्य है, आप इसको याद रखेंगे। साथ ही आपको बता दें भारत परस्पर सहयोग, एकजुटता, वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षीय संगठनों में सुधार और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने में जो है एजेंडा 2030 का कार्यान्वयन में तेजी लाने में काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद बताते हैं डीआरडीओ, डिफेंस, ठीक है। डीआरडीओ जो है, आई थिंक ये 1959 में बना था। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि 1959 में बना था। और ये जो है ना अभी 7 जो परियोजना है ना निजी संस्था को सौंपा है। वो निजी संस्था का नाम याद रखिएगा। ये देखिए मैंने टिक करके रखा हुआ, क्वेश्चन पूछेगा सागर डिफेंस, ठीक है। नहीं, कहाँ गया? हाँ, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार। तो कंपनी का याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी, इसको सौंपा गया है यहाँ पे क्या बनाने के लिए? ड्रोन बनाने के लिए, जो पानी में चल सके, ठीक है, पानी में चल सके ड्रोन, ऐसा बनाने के लिए यहाँ पे निजी कंपनी को यहाँ पे क्या किया गया है? समझौता किया गया है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। साथ ही बता दें ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। पहले नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति, फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद आते हैं अपने अपने राज्यों के गवर्नर। ये पोर्टफोलियो याद रखिएगा, मतलब ये सीक्वेंस क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बता दें यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है ना, उन्होंने आह्वान किया है कि अभी जो संसद में जो कार्रवाई चल रहा है ना, जो सदन चल रहा है ना, वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ विपक्ष जो है ना, वो बताइए सामने आके हंगामा करने लगते हैं। यहाँ पे आसन होता है उपराष्ट्रपति जी का,
तो ये बहुत पीड़ादायक वाला कहानी है, ठीक है। वो उन्होंने अपना दुख बताया कि ये सही नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का भी एक तरीका होता है, लेकिन आप बार-बार कार्रवाई को भंग करेंगे, तो इससे बहुत जो है नुकसान होता है देश को। फिर देखिए विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पे जो है लगाया इनका अपील है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू होना चाहिए। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू बिल्कुल होना चाहिए कि हमारा देश जो है ना विविधता वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं के अधिकार को लेकर, क्योंकि सभी धर्मों में महिलाएं होती है ना, सभी धर्मों को पालन करती है ना, तो कुछ ऐसे धर्म है ना जिसमें महिलाओं के अधिकारों को वंचित रखा गया है, ठीक है। उस धर्म का नाम नहीं लेंगे पर्सनली, लेकिन उसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है ना, ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास लैंड लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। ऐसे में पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो हमारे जो रिसोर्सेज उस पर दबाव पड़ेगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जीडीपी, हमारे विकास पर प्रभावित पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, और इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता दें, आर्टिकल 44 हमारा डीपीएसपी के बारे में लिखा हुआ ये चीज़, और क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई के बारे में। देखिए आरबीआई के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। आरबीआई को पावर संविधान से नहीं मिलता है, बल्कि 1934 जो एक्ट बनाया गया था उसके माध्यम से मिलता है। आरबीआई के जो भी हेड है ना, जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, भी याद रखिए, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एमपीसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं आपके केंद्र की तरफ से, ठीक है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे कि अभी सीपीआई जो है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो मुद्रास्फीति कितना रहेगा? 4.5 रहने का अनुमान है। ये आरबीआई का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। और आपका जीडीपी जो है ना, जीडीपी 7.2 रहने का अनुमान है, ठीक है, 2024-25 के लिए। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लग रहा है कि सीपीआई पूछेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कि इन्फ्लेशन कितना है, तो 4.5 रहने का अनुमान है, और जीडीपी पूछेगा तो 7.2% रहने का अनुमान है। देखिए गोवा में जो है ना, अभी गोवा आपने देखा होगा पर्यटन को काफी आकर्षित करता है, तो गोवा में यहाँ पे क्या होगा, ड्रोन टैक्सी का यहाँ पे प्रोविजन है। ड्रोन टैक्सी, इसके लिए अमेरिका ने लाइसेंस दे दिया। तो पूछेगा कि अभी कौन सा राज्य में ड्रोन टैक्सी का जो है पहल किया गया है, तो आपको बता देना है गोवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें, तो ये है हमारे पेट्रोलियम मंत्री, है ना। इन्होंने कहा है कि हमारे देश में जो है ना, हमारा जो देश है, अभी भी जो ईंधन है, ऊर्जा है, उसका 85% जो है ना हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना घट जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या है, आयात पे निर्भर है। ऐसा सही होगा? नहीं ना होगा। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर, हमारे यहाँ जितने भी रिसोर्स हैं, देखिए भूविज्ञानिक संसाधनों के बावजूद तेल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो अब धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, E&P, एक्सप्लोर एंड प्रोडक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा 85% जो हम लोग अपना ईंधन का बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फिर देखिए तमिलनाडु में 125 से अधिक मत्स्य पालन परियोजना शुरू किया जाएगा, ठीक है। पूछेगा कि किस राज्य में जो है अभी परियोजना शुरू किया गया? तमिलनाडु में। तो मत्स्य, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, याद रखिएगा। मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है। ये जो है ना सतत विकास को, जो मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देता है, स्थानीय व्यवसाय को फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। और यहाँ पे जो है मछलियों को एक्सपोर्ट और इसके प्रोडक्शन पे जोर देता है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे प्रधानमंत्री जो इसका लक्ष्य क्या होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा आपका, मत्स्य पालन में जो है उसका एक्सप्लोर होगा, हमारा एक्सपोर्ट होगा तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। दलहन जो है ना आपका आता है खरीफ फसल में। 2 प्रकार के फसल होते हैं, खरीफ, रबी, और एक होता है जायद। तो खरीफ फसल में आपका कौन सा हो गया, जो बरसात के मौसम में रोपे जाते हैं, दलहन हो गया, धान हो गया, है ना, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता जाता है रबी फसल में जो है ना आपका सरसों हो गया, सरसों और गेहूं, ये आपका जो है क्या होता है, रबी फसल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे जो है, और सबसे ज्यादा बारिश जो होता है 80% या 75% का लीजिए, साउथ वेस्ट मानसून से होता है हमारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उड़द हो गया, अरहर हो गया, मसूर, तीनों के लिए एमएसपी हम लोग जारी करते हैं, मतलब एमएसपी तीनों पे जारी होता है, अरहर पे, मसूर पे, उड़द पे। और ये आपका खरीफ फसल है। और अभी भी दाल को हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अभी भी दाल पे हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, तो हमारा प्रयास है कि आत्मनिर्भर बनना। फिर देखिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। बजट को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है, तमाम लोगों से बातचीत चल रहा है।
तमाम जो दिग्गज लोग हैं, जैसे कि आपको बता दें 23 जुलाई को बजट पेश होगा 2024-25 का, याद रखेंगे। नीति आयोग न्यूज़ में आ गया है, इसकी जो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, और सीईओ कौन है, सुब्रमण्यम, ये भी याद रखेंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है हमारे, अनंत नागेश्वर। यही सब क्वेश्चन तो पूछता है वनडे एग्जाम में, फैक्ट को ध्यान रखेंगे। 2047 तक हमें क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। और क्या यहाँ पे और कुछ, हाँ, ये हमारे जो एफएम है फाइनेंस मिनिस्टर, उनका 7वां जो है लगातार बजट होगा, 7 नंबर का। ओके, चलिए। अभी नाटो को लेकर न्यूज़ में बहुत चल रहा है। नाटो 1949 में बना था। इस बार का जो सम्मेलन हुआ है वाशिंगटन में हुआ है, ठीक है। इसके सामने क्या चैलेंजेस आपको बताते हैं, चैलेंजेस क्या है इसके सामने। तो अभी रसिया और चाइना क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, चाइना मिल रहे हैं, आपस में ये लोग गठजोड़ कर रहे हैं, अपने व्यापार वगैरह को बढ़ा रहे हैं, तो चुनौती है। साथ ही आपको ये बता दें, देखिए चैलेंजेस है। साथ ही चाइना का जो आक्रामक जो नीति चाइना का, वो भी ये लोग क्या उसको क्या देख रहे हैं, चिंता के या चैलेंजेस के रूप में देख रहे हैं। तो चुनौती आप देख लीजिए यहाँ पे। साथ ही आपको बता दें 2 नए मेंबर बने हैं नाटो का। 2 नया मेंबर कौन को बना है, स्वीडन बना है, वो स्वीडन और फिनलैंड बना है। कुल 32 गो मेंबर हो गया है इसमें, ये भी याद रखेंगे। फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ एंड अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और भारत जैसे है, अमेरिका पता है भारत को क्या बोल रहा है कि आप जो रसिया के साथ आप जो मिलने गए हैं आप, ठीक है, रसिया और भारत जो मिलने गए हैं, अगर मान लीजिए भविष्य में चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई होता है, तो रसिया जो है ना चाइना का सपोर्ट करेगा। अच्छा, तो जब 1971 में जब लड़ाई हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो अमेरिका ने किसका सपोर्ट किया था, ये किया था पाकिस्तान का। तो लोग जैसा होते हैं ना वैसा ही बोलते हैं, ठीक है। तो भारत को पता है कि किसके साथ कौन सा नीति को फॉलो करना है, ठीक है। भारत अपना स्वतंत्र नीति को पालन करता है और किसी के बहकावे में दबाव में आकर अपनी नीति को प्रभावित नहीं होने देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अभी देख रहे हैं तमिलनाडु में ना एक रसायन जो प्रतिबंधित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको पकड़ा गया है। चाइना से पाकिस्तान के लिए भेजा जा रहा था, तो भारत का जो तमिलनाडु जो है कट्टुपल्ली बंदरगाह न्यूज में आ गया है, याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे इसको पकड़ा गया। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैविक और रासायनिक युद्ध का यहाँ पे थोड़ा सा क्लू दिख रहा था। कुल मिलाकर देखिए, ऑर्थोक्लोरो जो कि प्रतिबंधित है, और मेलोनो नाइट्रल, ये रासायनिक जो पदार्थ है ना, ये सब दोहरा यूज होता है, इसमें डुअल यूज होता है। तो ऐसे यूज का क्या होता है, प्रतिबंध होता है। तो भारत ने ऐसे खेप को पकड़ा है। और कौन सा चाइना कंपनी था, चेंगडू सिचुएन ट्रेडिंग कंपनी, ये भी याद रखिए, वनडे में पूछ लेगा आपको। तो ये सब जो रसायन देख रहे हैं ना, इसका डबल यूज होता है, जैसे कि भीड़ कंट्रोल करने के लिए या आंसू गैस के रूप में इसका प्रयोग होता है। और वासेनार व्यवस्था याद रखिएगा, वासेनार व्यवस्था क्या होता है, इसमें दोहरे यूज वाला जितने भी पदार्थ होता है ना, उसके एक्सपोर्ट पे नियंत्रण करने का प्रावधान किया गया, और भारत इसका मेंबर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद लिव इन रिलेशन को देख लीजिए। देखिए, लिव इन रिलेशन भारत का कल्चर नहीं, ये सब फॉरेन से आया हुआ है, ठीक है। लिव इन रिलेशन में क्या होता है, पति पत्नी का दर्जा नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए पति के मतलब जो लिव इन रिलेशन में जो कपल रहता है, उसकी तरफ से कुछ क्रूरता होता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे साथ क्रूरता हुआ है तो आप हमें बचाइए, ठीक है। अगर पति के रूप में होगा तभी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। क्लियर है, ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। और ये जो हमारा पीडीएफ आप देख रहे हो ना, हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है, तो लिंक अवेलेबल रहेगा। आप जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं निःशुल्क हो सकते हैं, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।